दोस्तों पीएसबी मंथन, इसके ऊपर इतने ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स छप रहे हैं ना। अब ये पूरी की पूरी क्या न्यूज है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो मोटी कहानी समझो, भारत सरकार ये कहती है कि आज भारत में टोटल 12 सरकारी बैंक है, लेकिन इन 12 सरकारी बैंकों में से ना आप सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दो, बाकी जो सरकारी 11 सरकारी बैंक है ना, अगर इन 11 सरकारी बैंकों को मैं वर्ल्ड वाइड टॉप बैंक्स की लिस्ट में देखूं ना, तो इनमें से कोई भी एक ऐसा बैंक नहीं है जो टॉप 100 की लिस्ट में भी आता हो। यानी आप एक काम करो, दुनिया भर के बैंक उठाओ, दुनिया भर के बैंकों की टॉप 100 बैंक्स की लिस्ट बनाओ, उन टॉप 100 की लिस्ट में एक भी सरकारी बैंक उस लिस्ट में नहीं आता। अच्छा, सिर्फ एक बैंक आता है, कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी रैंक क्या आती है? कभी 43rd रैंक पे आ जाता है, कभी 48th पे आ जाता है, कभी 50th रैंक पे आ जाता है। यानी इंडिया में बैठ करके तो हम ये सोचते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। ठीक बात है, सबसे बड़ा बैंक भी है भाई, गली गली में उसकी ब्रांच है, गांव गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी उसकी ब्रांच आपको मिल जाएगी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल बैंक्स की बात करते हैं, भाई दुनिया भर के बैंक, चाइना का बैंक, यूएसए का बैंक है ना, जापान के बैंक, अगर हम टॉप 100 बैंक की लिस्ट बनाते हैं तो एसबीआई भी पता नहीं कहां जाकर के खड़ा है। अब सरकार क्या चाहती है? देखो सरकार ये कहती है कि अभी तो हम एसबीआई को लेकर के 43rd रैंक पे बैठे हैं। सरकार ने ये मीटिंग क्यों बुलाई? पीएसबी मंथन क्या है? सरकार ये चाहती है कि जो 12 सरकारी बैंक है, इनमें से हमारे को 2 बैंक ऐसे चाहिए जो दुनिया भर के बैंकों की जो लिस्ट है उसमें टॉप 20 की लिस्ट में आए। समझ गए बात को? क्या ये पॉसिबल है? देखो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मर्जर करने पड़ेंगे। और एक चीज आपको बता दूं, आप पकड़ लो, आज चाहे बीजेपी हो, चाहे कल को कांग्रेस आ जाए, व्हाट्सएवर, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा, मेरे को अपना चैनल चलाना है, ना मेरे को शौक है किसी पॉलिटिकल पार्टी से पंगा लेने का। बट अगर मैं एक फाइनेंशियली भी आपसे बात करूं, तो क्या मर्जर होगा? और क्या सिर्फ बीजेपी चाहती है मर्जर करना? नहीं, इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए ना, मर्जर तो होंगे। आप समझो, आज क्या, मैंने आज से 2-3 साल पहले भी एक एसबीआई की रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि एसबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि हमारे देश को अगर तरक्की करनी है तो हमारे देश में 2 से 3 या 3 से 4 ही सरकारी बैंक होने चाहिए, लेकिन बड़े बड़े सरकारी बैंक होने चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इस एंगल पे बात नहीं करेंगे कि मर्जर के बेनिफिट्स क्या है, मर्जर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बट पहले समझते हैं कि सरकार क्या चाहती है, क्या ये पॉसिबल है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, थोड़ा और अलग अलग एंगल्स भी हैं। अभी मोटी कहानी आप समझ गए कि सरकार चाहती है कि हमारे को 2 बैंक भारत के, प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रही सरकार, सरकारी बैंकों की बात कर रही है, कि हमें 2 सरकारी बैंक टॉप 20 की लिस्ट में लेके आने। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी, आज से पहले कैसे मर्जर हुए हैं अभी तक, और ये मर्जर 2.0 क्यों कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले, अच्छा ये अलग अलग न्यूज आर्टिकल थे, ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल हो गया, यही सेम के सेम न्यूज आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, मर्जर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले साल 2017 में मर्जर हुआ था। उस टाइम पे किसका मर्जर हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट बैंक्स थे और साथ में भारतीय महिला बैंक, इन सबको मर्ज करके एक बड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था साल 2017 में। फिर साल 2019 आता है, 2019 मोदी गवर्नमेंट 2.0 चल रही थी। उस टाइम पे 10 सरकारी बैंकों को मर्ज करके इनको 4 बैंक बना दिए गए थे। कौन कौन से थे ये फटाफट बता देता हूं। ये 2019 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसको पीएनबी बना दिया था। ऐसे ही कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मर्ज करके कैनरा बैंक बना दिया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना दिया था। फिर ऐसे इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मर्ज करके इंडियन बैंक बना दिया था। यानी मोटी मोटी बात, साल 2019 तक, या साल 2019 में, मतलब 17 से 19 तक, एक तरह से 19 के एंड में पकड़ लो, हमारे देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घट के 12 रह गई थी। उसके बाद 2019 के बाद से अब 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए, 12 से संख्या नहीं घटी है। आज हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक है। अच्छा, उसके बाद एक बार ये दिखा देता हूं कि लिस्ट कौन कौन सी है। ये आज की डेट में टोटल 12 सरकारी बैंक हमारे देश में एक्टिव है। अब देखो बैंकों को, जैसे मान लो अब आप टॉप 100 बैंक की बात करते हो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एसबीआई कभी 43rd, 48th, 50th पोजीशन पे चलता है। अब ये लिस्ट बनती कैसे है भी? कैसे आप कहोगे कि भाई एसबीआई एचडीएफसी से बड़ा है? अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि काफी लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी वीडियो में कि एचडीएफसी का जब मर्जर हुआ था, ठीक है, तो हमने तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पढ़े थे कि एचडीएफसी बैंक दुनिया भर के बैंकों की लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है, और अब आप कह रहे हो कि भारत का कोई भी बैंक टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं है एसबीआई को छोड़ के। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? देखो,
जब हम बैंकों को गिनते हैं ना, मान लो टॉप 100 टॉप 10 कोई भी बैंक दुनिया भर के उठाते हो तो दो तरीके से गिनते हो। एक आप उठाते हो कि एसेट के हिसाब से कौन सा बैंक सबसे बड़ा है, एक आप उठाते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत का या दुनिया भर का कौन सा बैंक कितना बड़ा है। ठीक है, अब भारत सरकार ये चाहती है कि एसेट के हिसाब से हम टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो हमारे 3 बैंक आ ही रहे हैं। टॉप 100 की लिस्ट में 3 बैंक आ रहे हैं। एचडीएफसी कभी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बैंक बन जाता है, कभी दुनिया का 10th सबसे बड़ा बैंक बन जाता है। ऐसे ही एसबीआई अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी मैं आपको समझाऊंगा फर्क एसेट के हिसाब से और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, बट एक बार बता दूं, एसेट के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे आप, लेकिन अभी बने रहो, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, भारत सरकार चाहती है कि एसेट के हिसाब से हमारे देश के 2 सरकारी बैंक दुनिया के टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए। इसके लिए मर्जर की जरूरत पड़ेगी? जी हां, बिना मर्जर के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, हालांकि सरकार अभी ये कह रही है कि हम मर्जर की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हमने मर्जर की बात आज बोल दी तो अपोजिशन ऊपर आ जाएगा, समझ के बात को, कि कुछ बना रहे नहीं है ये सरकारी एसेट, बस बेचने पे लगे हैं। बट क्या ये मर्जर के बिना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 1% भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मर्जर के बिना तो स्टेटमेंट देना ही बेवकूफ़ी वाली बात है। तो अभी देखते हैं, चलो अब देखो, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, टॉप 74 बैंक्स के स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं। ठीक है, दुनिया भर के सबसे बड़ा बैंक, ये एसेट के हिसाब से अभी मैं बता रहा हूं। एसेट का मतलब क्या होता है, पहले चलो एसेट समझो, मार्केट कैपिटलाइजेशन को छोड़ो। एसेट के हिसाब से ये दुनिया के टॉप 74 बैंक्स मैंने उठाए हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, शायद मैंने गलत बोल दिया, ऐसे कि टॉप 100 में कोई नहीं आता, एचडीएफसी, एसबीआई और एचडीएफसी आते हैं, सॉरी, या एचडीएफसी 74th रैंक पे आता है एसेट के हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से। एसेट का मतलब क्या होता है? देखो, एसेट का मतलब होता है कि हमारी पूंजी। ठीक है, जैसे एसबीआई का एसेट क्या है, जैसे मान लो एसबीआई ने आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो आपको 1 करोड़ रुपए की उधारी दे दी ना, तो वो एसबीआई का एसेट है। हालांकि दिया आपको है, लेकिन आपसे लेना तो है, तो पैसा तो एसबीआई का ही है ना, तो वो भी मैं एसेट गिनूंगा। मान लो ये जिस टेबल पे, चेयर पे मैं बैठा हूं, मान लो ये एसबीआई की है, कल को मैं इसको बेच के ही पैसा कमा सकता हूं, तो ये भी मेरा एसेट है। मान लो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ब्रांचेस में एसी लगे हुए हैं, फर्नीचर है, सारी चीजें, ये भी एसेट है। दूसरी चीज, मान लो एसबीआई ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, मान लो बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं किसी के, अलग अलग सरकारों के खरीदे हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो पैसा भी एसबीआई का है। तो कहने का मतलब, जितना भी पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, चाहे किसी को कर्ज दे रखा है वो पैसा, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो पैसा, इस सारे को बोलते हैं हम एसेट। ठीक है, अच्छा, एक चीज बड़ी टेक्निकल बात है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा तो उसे तो बिल्कुल पता होगा, कोई अगर बीटेक साइड का तो उसे कम पता होगा। एक और चीज होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है कि कितनी जवाबदेही है। जैसे मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, अब आपका पैसा एसबीआई के पास पड़ा है, लेकिन पैसा तो आपका है, तो ये एसबीआई की क्या हो जाती है, लाइबिलिटी, कि पैसा आपका एसबीआई के पास पड़ा है, लेकिन एसबीआई को देना तो है ना आपका पैसा आपको वापस, तो ये हो जाती है एसबीआई की लाइबिलिटी। तो एसेट समझ गए ना, कि टोटल एसबीआई का खुद का पैसा कितना है, वो होता है एसेट। अब ये दुनिया भर के बैंक हैं एसेट के हिसाब से। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा, ये पेन कहां चला जाता है, ये पहले नंबर पे कौन सा बैंक है, चाइना का। दुनिया के टॉप 4 जो बैंक है ना, वो चाइना के ही हैं। पहला बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इसका जो टोटल एसेट है वो 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है, या फिर आप कह सकते हो 6303 बिलियन यूएस डॉलर कह लो, या फिर 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर कह लो। दूसरा एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, ये भी ऑलमोस्ट 5.6 ट्रिलियन के बराबर है। फिर चाइना का कंस्ट्रक्शन बैंक, फिर बैंक ऑफ चाइना, ये हो गए 4। टॉप 4 जो एसेट के हिसाब से बैंक है वो चाइना के हैं। 5वें नंबर पे बैंक आता है जेपी मॉर्गन। ठीक है जी, ये जेपी मॉर्गन चेस की कहानी भी अभी मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगा इंडिया के कंटेक्स्ट में। आपको पता है, अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी मैंने कि जेपी मॉर्गन चेस जो है वो इंडिया के अंदर एंट्री मारना चाहता है, रिटेल बैंकिंग में नहीं, मतलब एफडी नहीं करेगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर। समझ के बात को। और इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मर्जर क्यों जरूरी है, मर्जर के बेनिफिट्स क्या हैं। देखो पता है क्या प्रॉब्लम है, भारत है बहुत बड़ा देश, ठीक है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, हाइयर अपर क्लास भी है, और बिल्कुल गरीब लोग भी हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट अगर मैं आपको दे दूं ना कि मर्जर के फायदे हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो लोग कहेंगे कि बहुत सही बात कही है, बिल्कुल मर्जर के फायदे हैं। और बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है हमारे देश का जो समझो कि लाख रुपए साल के भी नहीं कमा रहा, वो ये
फिर स्टेटमेंट के ऊपर गाली देंगे कि कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। खैर चलो ये हो गए। अच्छा, फिर ऐसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रैंक यहाँ पे 47th है। ये लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसेट्स हैं वो 780 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं और इसके कितने हैं 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आप समझो लगभग 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 9 गुना ज्यादा। एसबीआई से 9 गुना बड़ा बैंक है चाइना का सबसे बड़ा बैंक। समझ रहे हो बात को, कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, ऐसे ही एचडीएफसी बैंक हो गया। ये हो गया इसके टोटल एसेट्स के हिसाब से। अब आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्ट कैसे बैठती है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ना जो चाइना का टॉप बैंक है वो आ जाता है सेकंड नंबर पे और जो यूएसए का बैंक 5वें नंबर पे था वो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाता है, यानी जेपी मॉर्गन चेज दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाता है अगर हम कैलकुलेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ले आते हैं। ऐसे ही आप समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है, एचडीएफसी फिर टॉप 10 की लिस्ट में आ जाता है। ये ऊपर नीचे होती है रहती है। इस लिस्ट में अभी 10th नंबर पे चल रहा है, मैंने 7th पे भी देखा है, 6th पे शायद नहीं देखा, 7th पे तो मैंने देखा हुआ है। समझ गए, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अच्छा, ऐसे ही स्टेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक देखो, आईसीआईसीआई बैंक भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बेटर हो जाता है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक दुनिया का 24th सबसे बड़ा बैंक हो जाता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया का 34th सबसे बड़ा बैंक हो जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और एचडीएफसी बैंक तो टॉप 10 की लिस्ट में भी आ जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा बता देता हूं कि अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एसेट आपको समझ आ गया कि बैंक के पास कितना पैसा है। एसेट से आप ये समझ सकते हो कि बैंक, अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि बैंक कितना बड़ा है, या फिर आप ये कह सकते हो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक एचडीएफसी बैंक है, राइट। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक को आप दुकान समझो, ठीक है। ये दुकान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और एक एचडीएफसी की दुकान है। अगर मैं एसेट की बात करूं तो जिसके पास जितना पैसा, आप ये समझ सकते हो कि उसकी दुकान उतनी ही बड़ी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दुकान बहुत बड़ी है एचडीएफसी से, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आप इसे ये समझ सकते हो कि इन दोनों में से, हालांकि एसबीआई की दुकान तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉफिट कह लो, फंक्शनिंग कह लो, सर्विस कह लो, ठीक है, या फिर लोगों का ट्रस्ट कह लो, वो इस छोटी एचडीएफसी की दुकान पे ज्यादा है। उसे हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो एचडीएफसी बैंक के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू में एक शेयर की वैल्यू क्या है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के कितने शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे को ये बताती है कि लोगों का भरोसा कितना है, उसकी शेयर वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो बात को, और लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं उस बैंक के अंदर पैसा लगाने में, समझ गए बात को। ये चीज तो बताती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एसेट बताता है कि वो बैंक कितना बड़ा है। तो आप अगर वर्ल्ड वाइड देखना चाहो तो जेपी मॉर्गन चेज के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन एसेट के हिसाब से, जब ये बोलते हैं ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि चाइना के बैंकों के पास या फिर चाइना के पास तो ब्लैंक चेक की लिस्ट है, इतना ज्यादा पैसा है। लेकिन इसीलिए तो उसका जो सबसे बड़ा बैंक है दुनिया, इसीलिए तो उसके टॉप 4 जो बैंक है वो दुनिया के टॉप 4 बैंक है। पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या लोगों को भी ट्रस्ट है क्या उसके शेयर्स में परचेज करने में? लोगों को थोड़ा सा लगता है ना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बेकार बैंक है, हमारे एसबीआई एचडीएफसी से तो ऊपर ही है, चाहे मार्केट कैपिटलाइजेशन पकड़ लो चाहे एसेट पकड़ लो। लेकिन अगर मैं जेपी मॉर्गन चेज और चाइना के बैंकों की बात करूं तो भरोसा जेपी मॉर्गन चेज पे ज्यादा है अमेरिका के बैंकों के ऊपर, कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है ना। तो लेकिन एसेट चाइना के बैंक के ज्यादा है। तो ये सारी चीज होगी। अच्छा, अब एक चीज कंपैरिजन करनी थी ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये आपको समझ आ गया? ये आज हमारे देश के टोटल 12 सरकारी बैंक है, ठीक है जी। इनके मैंने एसेट्स लिख दिए, ठीक है। हो सकता है नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। कई बार लोग होते हैं कि लिस्ट उठा के कंपेयर करते हैं। हमारा मकसद अभी यहाँ पे टॉपिक को समझना है। तो अब आप हफ्ते 10 दिन बाद कोई वीडियो देख रहा होगा, नंबर्स तो थोड़े अलग हो गए, देखो ये तो चेंज होते रहेंगे ना। अब मोटी बात ये है कि जैसे एसबीआई के टोटल एसेट 780 बिलियन यूएस डॉलर, पंजाब नेशनल बैंक के इतने, ये सारे के सारे मैंने लिख दिए। इन सभी बैंकों को एक काम करो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि भारत सरकार का मूड होया और 12 के 12 सरकारी बैंक को मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया। मान लो उसका नाम रख दिया ग्रैंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब भी अगर 12 के 12 सरकारी बैंकों को मर्ज भी कर देना, इन सब के एसेट्स को आप जोड़ लो तो ये ऑलमोस्ट 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे तो मान लो 2 ट्रिलियन मान लो या 2.1 ट्रिलियन मान लो, थोड़े बहुत अगर आप 10, 15, 20, 50 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो मान लो लगभग 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर मान लो 12 सरकारी बैंकों को भी मर्ज कर दो तो भी हम
$2 ट्रिलियन जितना बड़ा बैंक बना सकते हैं एसेट के हिसाब से। अब आप आ जाओ दुनिया भर के बैंकों की लिस्ट पे, $2 ट्रिलियन लगभग ये पकड़ लो 13th रैंक पे जो बैंक है ना जापान का SMBC बैंक, ये 2 ट्रिलियन के बराबर है। और चाइना का जो सबसे बड़ा बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इसके जो टोटल एसेट है वो लगभग 6 ट्रिलियन 6.3 ट्रिलियन। यानी अगर मैं भारत के 12 सरकारी बैंकों को भी मर्ज कर लूं तो मैं 2 ट्रिलियन के एसेट जितना बैंक बना सकता हूं। चाइना का जो सबसे बड़ा बैंक है वो 6.3 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर है, सिर्फ एक बैंक। यानी फिर 12 के 12 सरकारी बैंकों को भी मर्ज कर दूं तो भी 3 गुना बड़ा है चाइना का सबसे बड़ा बैंक। और ऐसा नहीं कि चाइना में सिर्फ एक बैंक थोड़ी है, ये 4 बैंक हो गए। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये भी चाइना का बैंक है। फिर उसके बाद पकड़ते चलो बहुत सारे बैंक है, ये देखो, ये भी चाइना का बैंक है, फिर ये भी चाइना का बैंक है। एक बैंक थोड़ी है, चाइना के पास पैसा बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब आप समझ रहे हो, कई बार हम कॉम्पीट करते हैं, मतलब किताबी भाषा में अच्छा लगता है, लेकिन समझो बात को, ठीक है। तो मोटी बात यह है कि अब भारत सरकार चाहती है कि हमें टॉप 20 की लिस्ट में आना है। और भारत सरकार यह कह रही है कि अभी हम मर्जर के तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना मर्जर के आप पहुंच जाओगे क्या? आप किसको लेके जाओगे? अब आप कहोगे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रो भी तो करेगा। अगर वो ग्रो करेगा तो ये कौन सा रुक गए हैं, ये भी तो ग्रो कर ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपको टॉप 20 की लिस्ट में आना है, ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि मर्जर के बिना आ जाएंगे, तो फिर कुछ भी बोलते रहो, टाइम पास करते रहो, उसका कोई फायदा है नहीं। अगर रियलिस्टिक बात है और आप आना चाहते हो तो बिना मर्जर के पॉसिबल नहीं है, मैंने आपके सामने बता दिया, ठीक है। चाहे अब आप कोई मेरे को गलत कहे, कोई सही कहे, प्रैक्टिकल चीज मैंने आपके आगे दिखा दी। अब पॉइंट ये आता है कि क्या मर्जर करने चाहिए, क्या बेनिफिट है, उसके डिसएडवांटेज वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार ये PSB मीटिंग क्या होती है वो फटाफट बता देता हूँ। PSB ये मंथन जो हुआ था, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्टिसिपेंट फटाफट थोड़ा सा ये बता देता हूँ, जो आर्टिकल है उसके बारे में, फिर देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। अच्छा, फिर इसको 12 सरकारी बैंकों के जो चेयरमैन है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, RBI के ऑफिशियल्स थे। फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी IT कंपनियों के जो सीनियर मैनेजमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इसमें क्या था कि वही 2 सरकारी बैंकों को टॉप 20 की लिस्ट में लेके आना है। अच्छा, दूसरी बात, डिस्कशन क्या हुआ था, मेन पॉइंट तो ये था कि सरकारी बैंकों को कैसे ग्रो करना है, कैसे आएंगे। बोले जी कस्टमर फर्स्ट होना चाहिए, जैसे प्राइवेट बैंक सर्विस देते हैं वैसे ही सरकारी बैंक सर्विस दें। फिर टेक्नोलॉजी और AI की उनकी एप्स एडवांसमेंट हो, बैंकिंग सारी की सारी ऑनलाइन होनी चाहिए। दूसरा, फ्रॉड ना हो, मिनिमम स्पैम हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की गई। फिर बोले कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कम लोन मिले हैं सरकारी बैंकों से, उसे आप बढ़ाओ। MSME जो छोटे उद्योग हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, क्योंकि ये बैकबोन है GDP की। तो ये डिस्कशन हुआ। अच्छा, कासा रेशो, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है, ये समझ लो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। देखो, कासा रेशो होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जिस बैंक के पास जितना ज़्यादा कासा रेशो होगा वो बैंक उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? देखो, क्योंकि मान लो ये SBI है, ठीक है, अगर आई गेस SBI का शायद 47% था कासा रेशो, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि SBI के पास 47% पैसा जो आया है ना, वो कासा की फॉर्म में आया है। कासा क्या है कि मान लो मैंने करंट अकाउंट के अंदर, मान लो मेरा करंट अकाउंट है और मैंने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया SBI में रख दिया। क्या SBI को करंट अकाउंट के ऊपर कुछ ब्याज देना है? नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में रखे पैसे पे बैंक को कोई ब्याज ही नहीं देना होता, 0% इंटरेस्ट पे पड़ा रहता है पैसा। तो बैंक के लिए तो अच्छा है ना कि मैंने 1 करोड़ रुपया करंट अकाउंट में रखा हुआ है और बैंक मेरे को उस पैसे के ऊपर 1 रुपये भी ब्याज नहीं देगा। तो बैंक को तो फ्री में ये पैसा मिल गया और बैंक इस पैसे को आगे लोन दे देगा। ऐसे ही सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पे भी ऑलमोस्ट 2% 2.5% ब्याज मिलता है। तो बैंक के लिए ये भी अच्छा है कि कम ब्याज दर पे मेरे को पैसा मिल रहा है और आगे मैं इसको 12% 13% पे लोन पे पैसा दूंगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए बोला। अच्छा, कुछ पैसा मान लो FD की फॉर्म में मैंने बैंक में रखा है, तो इस पे तो मेरे को 7% का बैंक ब्याज देगा और आगे मान लो लोन दे रहा है, होम लोन दे रहा है 8.10% पे, तो क्या प्रॉफिट कमाया? 1%। तो इसीलिए बोला जाता है कि कासा रेशो पे फोकस करो कि ज्यादा पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फॉर्म में जो बैंक रखेगा वो बैंक ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है, और वो सारी चीजें। अब मेन बात आती है, एक चीज हो रहा है, हमारे PSB बैंक प्रॉफिटेबल भी रहे हैं। 12 सरकारी बैंकों का जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस रही है, तो 1,78,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया 12 सरकारी बैंकों ने, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मर्जर होता है तो उससे क्या फायदा होगा और डिसएडवांटेज क्या है। देखो, मर्जर से आप समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 दुकानें हैं। ये 12 दुकानों का मालिक एक ही है, भारत सरकार। इसके अंदर भी
आप अलग दुकान खोलते हो, इसके अंदर अलग ब्रांच मैनेजर है, इसमें अलग 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 है, सब में अलग है, इसमें अलग पीएन बैठता है, इसमें अलग चौकीदार बैठता है, इसमें अलग बैठता है, सब बैठते हैं, मतलब हर एक, इसमें अलग क्लर्क बैठता है, इसमें अलग बैठता है, इसमें अलग बैठता है, इसमें अलग बैठता है, ठीक है। इसका अलग रेंट जाता है, 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 इसका अलग एटीएम लगा रखा है, इसका अलग एटीएम लगा रखा है, जो किराए पे ले रखा है उसका खर्चा अलग है। यानी एक तरह से कॉस्टिंग तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज उतनी नहीं है। दूसरी बात, इसके पास एक छोटे एग्जांपल से देता हूं, मान लो इसके पास 1 लाख रुपए, इसके पास 5 लाख है, इसके पास 5 लाख है, इसके पास 2 लाख है, इसके पास 3 लाख है, इसके पास 10 लाख है, इसके पास 20 लाख है, इसके पास मान लो 5 लाख है, ऐसे करके। अब एक कस्टमर आ गया जिसको लोन चाहिए 50 लाख का, ठीक है। अगर तो मान लो इन सारे के सारे एक होते तो इनके पास टोटल ऑल टुगेदर मान लो 2 करोड़ रुपए हो जाते, तो ये इजीली 50 लाख रुपए का लोन इसको दे सकते थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो बात को, तो 50 लाख का लोन दे सकते थे। अब क्योंकि इन सब के पास अलग अलग मिलाकर के इतना पैसा है नहीं है, तो हमारे देश में अगर किसी बड़े बंदे को या बड़े बड़े मान लो अडानी अंबानी लाइक टाइप लोगों को बहुत बड़ा लोन चाहिए, तो इनमें से बहुत कम बैंक्स के पास पोटेंशियल होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने का। और यही रीजन है, मैंने आपको बोला ना, जेपी मॉर्गन चेज इंडिया में क्यों एंट्री मार रहा है। जेपी मॉर्गन चेज कहते हैं रिटेल बैंकिंग रखो अपने पास, ये एफडी वेफडी छोटे मोटे 1-2 करोड़ के लोन ये तुम देखो, आप सीधा करेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग देखो, एक होती है रिटेल बैंकिंग, जैसे आप और मैं ब्रांच में जाते हैं, घर के पास ब्रांच है, ये रिटेल, आप और मैं रिटेल कस्टमर हो गए। कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है कि बड़े बड़े टाटा बिरला है ना, माल्या को तो छोड़ो, बहुत टाटा बिरला टाइप जो भी रह गए यहाँ पे, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको अगर लोन चाहिए, तो मान लो अंबानी को लोन चाहिए 10,000 करोड़ का, थोड़ी ना आपके घर के पास वाली एसबीआई की ब्रांच में जाके लाइन में लगेगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाएगा, बीकेसी मुंबई में सीधा फोन करेगा। तो ये होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग। जेपी मॉर्गन चेज कह रहा है मैं इंडिया में आऊंगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग को फंड करूंगा, जितना पैसा चाहिए उद्योगपतियों को मेरे से लो लोन पे। समझ रहे हो बात को। शॉर्ट टर्म के लिए तो इंडिया के लिए फायदा है क्योंकि विदेशी पैसा भारत के अंदर आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन एक लॉस क्या है कि हमारे बैंक अपॉर्चुनिटी खो देंगे क्योंकि इनके पास इतना बड़ा पोटेंशियल नहीं है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ा बड़ा पैसा दे दें। या फिर मान लो दूसरी तरफ सरकार है, सरकार कौन सा अपनी जेब के पैसे से सड़कें बनाती है, हाईवे बनाती है। मान लो 50-50 हज़ार करोड़ के हाईवे बनते हैं और आप समझो कि छोटे मोटे बैंक को अगर मतलब 50,000 करोड़ की हर बैंक फंडिंग नहीं दे सकता ना। इसीलिए इन कंटेक्स्ट में मर्जर अगर हो जाता है और हमारे देश में मान लो 3-4 ही सरकारी बैंक रह जाते हैं, तो आप समझो मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास या फिर एक्स्ट्रा रिच लोग, इन सबको तो फायदा है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, उद्योगपतियों को फायदा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे। अगर देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आसानी से लगेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा है, देश की तरक्की होगी। डिसएडवांटेज क्या है? देखो, डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक ने अभी मंथली एवरेज बैलेंस बोला जी 50,000 रुपये कम से कम आपको रखना पड़ेगा, फिर बाद में इसको घटा दिया था, लेकिन एक बार तो डिसीजन ले लिया ना। अब मान लो कोई महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है महीने का, अब ये मान लो सरकारी बैंक है ही नहीं देश में, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। अच्छा, कोई भी प्राइवेट बैंक अगर आप देखो ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हालांकि आरबीआई क्या बोलता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है देश के अंदर, कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लोन देना होगा 18%, ठीक है, ऐसे ही आपको एजुकेशन सेक्टर में भी लोन देना होगा। हालांकि ये प्रेशर है, लेकिन बैंक बहुत चालाक होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक कभी अलग वीडियो में देखेंगे करके, झोलमोल सा करके अपने ही मतलब वो दिखा करके दिखा देते हैं कि हमने लोन दिए हैं। बट सरकारी बैंक तो देते हैं ना। अगर हमारे देश में सारे ही बड़े बड़े प्राइवेट बैंक हो जाएं और 1-2 ही सरकारी बैंक बचे, समझ के बात को, तो फिर हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कहां जाएगा? क्योंकि कोई भी बैंक खुश नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देके। आज आरबीआई अपनी रिस्ट्रिक्शन हटा देना कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से एग्रीकल्चर सेक्टर को हटा दो, तो कोई बैंक दिल से खुश नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन, क्योंकि उसको पता है कि अगर लोन डिफॉल्ट हो गया, फार्मर बहुत सेंसिटिव इशू है हमारे देश में, फार्मर का लोन आए ना आए आप प्रेशर थोड़ी डाल सकते हो फार्मर के ऊपर। मतलब मैं बैंकिंग के एंगल से आपको बता रहा हूं, समझ के बात को। तो कोई बैंक खुश नहीं है, लेकिन किसान अन्नदाता है, तो वो सिंपल सी चीज़ है। फिर उस केस में कौन सपोर्ट करता है? सरकारी बैंक ही सपोर्ट करते हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, फिर ये डिसएडवांटेज हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर मर्जर होता है तो उससे किनको लाभ होगा और कैसे सारी चीज़ें बताई, और नहीं होता, मान लो सरकारी बैंक ज़्यादा रहते हैं, तो फिर जो मतलब आप समझो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हमारे देश की, उनको फायदा रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।